प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल डिकोड प्रीलिम्स पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने गुप्तकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके ऊपर कई किताबों को पढ़ करके एक कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार किया है, ताकि बहुत सारी किताबों में जानकारी अलग अलग हिसाब से लिखी हुई होती है, तो एक ही जगह पर वो मैंने कर दिया है। तो आइए देखिए, शुरू करते हैं। गुप्तकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें केंद्रीय शासन आता है, प्रांतीय शासन आता है, स्थानीय शासन देखने को मिलता है। तो इससे सवाल आने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि गुप्तकाल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियड है। तो ऐसे में इसकी प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छे से समझना चाहिए। तो देखिए, गुप्तकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें होता क्या है कि जो गुप्त शासक हैं वो बहुत सुदूरवर्ती जो क्षेत्र होते हैं उनको अपने अंडर में लेने की नीति पर नहीं चलते हैं, बल्कि उनको अपने नियंत्रण में ले लेते हैं, अधीनता में ले लेते हैं, और उसके बाद सालाना उनसे टैक्स लेते रहते हैं। उनकी जो शासन व्यवस्था है उनको उसमें पूरी आज़ादी दे देते हैं। बस साल में एक बार उनको अपना जो टैक्स वगैरह है, नजराना, वो देना पड़ता था। तो जो भी सुदूरवर्ती क्षेत्र थे उनको अपने साम्राज्य में समाहित करने की जो नीति थी वो गुप्त शासकों ने नहीं चलाई थी, तो वो टैक्स वगैरह लेकर के ही संतुष्ट रहते थे। तो अगर हम केंद्रीय प्रशासन में देखें, राजा की पोजीशन को देखें अगर, तो मानी सी बात है कि राजा जो है वो प्रशासन का केंद्र बिंदु होगा, उसी के तहत तो सारी व्यवस्था चलेगी। अब चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, या सैनिक मामले हों, सारे मामले राजा के अधीन ही संचालित होंगे। राजा को नियम कानून बनाने का अधिकार नहीं था। जो परंपरागत धार्मिक कानून या नियम पहले से चले आ रहे थे, राजा उन्हीं का पालन करवाता था। लोगों की सुरक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, वर्ण व्यवस्था जो चली आ रही थी उस व्यवस्था को बनाए रखना, ये सब काम राजा का होता था। तो देखें, फिर हम आगे चलते हैं। मानी सी बात है कि कोई भी राजा अकेले तो शासन नहीं कर सकता, तो ऐसे में नौकरशाही की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आज देखने को मिलती है। IAS अधिकारी और हर डिपार्टमेंट के अलग अलग होते हैं सचिव अधिकारी। तो देखिए, गुप्त काल में क्या है, हम नाम को देखेंगे कि जो नौकरशाही है उसको अमात्य कहा गया है। जो अमात्य है, ये इतिहासकार लिखते हैं कि ये नौकरशाही जो थी, और ये जो नौकरशाही थी इसमें अधिकतर ब्राह्मणों को ही नियुक्त किया जाता था, क्योंकि जो भी पद होते हैं इम्पोर्टेंट, उसमें वंशानुगत मतलब जो व्यवस्था है उसको ध्यान में रखा जाता था पहले। तो गुप्त काल में भी रखा गया है कि ये जो पद है वो वंशानुगत था, यानी उच्च वर्ण के लोगों को प्रशासन में प्राथमिकता दी जाती थी। अब क्योंकि ब्राह्मण जो है वो अपनी उच्चता के लिए जाने जाते थे, वर्ण व्यवस्था में पहले नंबर पे थे, तो इसीलिए अधिकतर पद जो नौकरशाही के हैं वो ब्राह्मणों के लिए सुरक्षित किए गए थे। और ये जो पद था नौकरशाही का, यानी अमात्य जो पद था, ये वंशानुगत बन गया था। यानी कहने का मतलब है गुप्त काल में जो भी बड़े बड़े पद थे वो ज़्यादातर पिता के बाद पुत्र को ही मिलते थे। हालांकि इसमें अपवाद भी देखने को मिलता था। तो एक चीज़ ये समझ में आई कि जो पद थे जितने भी नौकरशाही के, वो वंशानुगत हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि जो स्पेस होता है दूसरे लोगों के लिए वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। अगर मान लिया कि कोई वर्ण में कम है और क्वालिटी है, तो आसानी से जगह जो है वो नौकरशाही में मिल नहीं पाती थी। सीधी सी बात है कि जब ये व्यवस्था होगी तो किसी को इतनी आसानी से कोई जगह नहीं बना पाएगा। हालांकि अपवाद देखने को मिलते हैं। अब दूसरी बात है कि जब ये नौकरशाही, जिसको कि अमात्य नाम से जाना जाता था, ये वंशानुगत बन गई थी, तो अब इतनी बड़ी जो नौकरशाही होगी, बहुत बड़ी व्यवस्था देखने तो गुप्त काल में मिलती नहीं है। तो फिर वेतन कैसे दिया जाता होगा? तो ये जो वेतन है, ये जो बड़े बड़े अधिकारी थे उनको तो दीनार के तौर पर सोने के सिक्के वगैरह दे दिए जाते थे, लेकिन ज़्यादातर भूमि जो है वो दी जाती थी। कोई इलाका क्षेत्र दे दिया जाता था, वहाँ पर वो अपना शासन भी करते थे, वहाँ की व्यवस्था को देखते थे। तो इस तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है कि नगद वेतन जो है वो सभी जो अधिकारी थे उनको नहीं मिलता था। जो बड़े अधिकारी थे उन्हीं को नगद वेतन दिया जाता था। अब हम कुछ देख लेते हैं कि जो नौकरशाही की व्यवस्था थी उसमें गुप्त काल में क्या क्या व्यवस्था देखने को मिलती है। देखिए, यहाँ पर महाबलाधिकृत हैं। ये महाबलाधिकृत हैं, तो मानी सी बात है कि ये सेनापति का ही पद होगा, क्योंकि महाशब्द लग रहा है। तो जो महाबलाधिकृत का पद है, यानी ये जो पोस्ट है, ये इसको सेनापति कहते थे। अब मानी सी बात है कि जब सैनिकों की व्यवस्था होगी तो उसके लिए उनके अस्त्र शस्त्रों का इंतज़ाम, कवच वगैरह का इंतज़ाम, ये सब बड़े बड़े भंडार रहते होंगे, गोदाम रहते होंगे।
वहाँ से ही आपूर्ति भी की जाएगी। इतने बड़ी मतलब सैनिक काफ़ी हैं, तो उनके लिए सामानों की व्यवस्था कौन करेगा? तो रण भांडागारिक जो अधिकारी होता था, इसके अधीन सैनिकों की जो भी आवश्यकताएं होती थी वो पूरी की जाती थी। तो एक ये भी डिपार्टमेंट रखा गया था आपूर्ति वाला। सैनिक जो भी आवश्यकताएं हैं वो रण भांडागारिक के द्वारा पूरी की जाती थी। फिर अब देखिए दंड पाशिक की व्यवस्था है, तो खुद से भी कल्पना करना चाहिए कि ये जो पोस्ट देखने को मिल रही है, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं गुप्त काल के अंदर क्या व्यवस्था रही होगी, तो अपना भी अंदाज़ा लगाना चाहिए। तो देखिए दंड पाशिक है तो ये पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अब सीधी सी बात है कि गुप्त काल के अंदर नगर भी थे, नगरीय व्यवस्था अलग देखने को मिलती है। तो नगरों के अंदर व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ज़रूरी था कि एक अलग से ही डिपार्टमेंट बना दिया जाए ताकि नगरों में शांति रहे। तो इसलिए दंड पाशिक का विधान किया गया था ताकि चोरी वगैरह या किसी भी तरह की धोखाधड़ी जो है वो होने ना पाए। तो पुलिस विभाग का भी इंतज़ाम गुप्त काल में देखने को मिलता है सेना के साथ साथ। अब देखिए आगे चलते हैं तो महादंड नायक। अब देखिए महा शब्द लगा हुआ, इसका मतलब है कि ये बड़ी पोस्ट है ये। तो ये युद्ध एवं न्याय विभाग का कार्य देखने वाला अधिकारी होता था, यानी युद्ध और न्याय विभाग ये महादंड नायक के अधीन देखा जाता था। अब फिर देखिए महासंधि विग्रहिक। अब जब संधि की जाती है तो मेल मिलाप की नीति होती कहीं, तो वैदेशिक नीति जो होती है वो भी मेल मिलाप पे ही आधारित होती है। एक संतुलन, अगर शक्तिशाली कोई राज्य है, पड़ोसी देश है, तो उनसे बना के रखा जाता है संबंध। युद्ध एवं शांति या वैदेशिक नीति का प्रधान अधिकारी होता था महासंधि विग्रहिक। अब देखिए विनय स्थिति स्थापक। तो विनय जो शब्द है, तो देखिए विनय मतलब भी होता है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक मतलब नगरीय व्यवस्था थी, नगर देखने को मिलते हैं। तो नगर में शांति रहे तो एक तो पुलिस व्यवस्था की ही गई थी, साथ में एक ये भी पद सृजित किया गया था विनय स्थिति स्थापक का, ताकि नगरों में शांति व्यवस्था पूरे राज्य में बनी रहे। तो इसके लिए इस डिपार्टमेंट के तहत विभिन्न प्रकार के कदम उठाए जाते होंगे। अब देखिए महाभंडागाराधिकृत है ये, महाभंडागाराधिकृत राजकीय कोष का प्रधान है ये। तो सीधी सी बात है कि राजकोष की सुरक्षा के लिए, उसके इंतज़ाम के लिए अलग से एक व्यवस्था की गई थी। तो उस डिपार्टमेंट को देखने का काम महाभंडागाराधिकृत के द्वारा होता था। महाअक्षपटलिक। अब ये सब महाशब्द लग रहे हैं क्योंकि एक किसी भी राज्य की एक बड़ी व्यवस्था होती है, कागजात होते हैं तो उनकी सुरक्षा भी की जाएगी। आलेख होते हैं, अभिलेख होते हैं, डिपार्टमेंट में रखे जाते हैं। तो ये अभिलेख विभाग का प्रधान होता था। ये जितने भी आलेख वगैरह सुरक्षित रखने का काम है वो महाअक्षपटलिक के जरिए ही होता था, क्योंकि रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, टैक्स लिया जा रहा है, कहाँ से कितना कर मिला, ये सब कागजात रखे जाते होंगे। अब देखिए सर्वाध्यक्ष की बात आती है, तो केंद्रीय सचिवालय का प्रधान अधिकारी है सर्वाध्यक्ष। तो ये पता चलता है कि एक सचिवालय भी होता होगा, बहुत सारे कर्मचारी उसमें होते होंगे। महाप्रतिहार देखिए लगा हुआ, महाशब्द लगा है, तो राज्य प्रासाद की मुख्य सुरक्षा, मतलब ये मुख्य सुरक्षा अधिकारी होता था, क्योंकि राजमहल की रक्षा करने के लिए अलग से इंतज़ाम किया होगा, पूरी व्यवस्था होगी। तो वो महाप्रतिहार के द्वारा ही पूरी व्यवस्था सुरक्षा की देखी जाती थी। अब देखिए ध्रुवाधिकरण है, तो ये कर वसूल करने वाला प्रधान अधिकारी है ये, क्योंकि भूमि कर ही गुप्त काल में आय का महत्वपूर्ण साधन था। उसके बाद चुंगी से आय प्राप्त होती थी। तो अग्रहारिक को देखिए, ये दान विभाग का है। तो पता चलता है कि गरीबी भी मानी बात है कि रहती है, तो राज्य के द्वारा दान की व्यवस्था की जाती है। तो गुप्त काल में भी देखिए दिखाई पड़ता है कि अग्रहारिक के ज़रिए जो है वो दान का कार्य संपन्न किया जाता था। जो ज़रूरतमंद होते होंगे लोग अर्जी देते होंगे, फिर जांच करने के बाद फिर उनको जो है सहायता, वित्तीय सहायता दी जाती होगी। अब देखिए यहाँ पर एक आता है कि मौर्य, मतलब उल्लेखनीय कि मौर्यों की तरह गुप्तों का अस्त्र शस्त्रों के निर्माण एवं उनके रखने पर राज्य का नियंत्रण या एकाधिकार नहीं था। मौर्य काल में भी अस्त्र शस्त्रों के निर्माण को लेकर के राज्य को एकाधिकार नहीं था। वही व्यवस्था गुप्त में भी चल रही, गुप्त काल में भी चल रही थी, क्योंकि सामंती व्यवस्था है। ऐसे में सामंतों को अलग अलग इलाके में अपॉइंट किया गया है, उनके तहत ही सेना रहती थी, क्योंकि गुप्त काल में कोई बहुत बड़ी केंद्रीय सेना तो होती नहीं थी। राजा के पास अपनी एक सेना होती थी, लेकिन वो छोटी सेना होती थी। अगर युद्ध कभी ज़रूरत पड़ती है किसी देश के या प्रदेश के ऊपर हमला करने के लिए, तो फिर सामंतों को जो है वो बुलाया जाता था, सामंतों को संदेश दिया जाता था, तो वो अपनी सेना लेकर के आते थे। तो सारे सामंतों की सेना को मिला करके फिर एक केंद्रीय सेना के साथ फिर हमला वगैरह किया जाता था। तो जब सामंती व्यवस्था चल रही, उनके अधीन पूरा
उनके अधीन सैनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी भी उनको दी गई है, तो अस्त्र शस्त्रों का निर्माण भी वो सामंत ही करते रहे होंगे। तो ऐसे में अस्त्र शस्त्रों के निर्माण पर केंद्रीय नियंत्रण रख पाना संभव ही नहीं था। तो इसलिए अस्त्र शस्त्रों के निर्माण या उनके रखने पर कोई पाबंदी नहीं थी। ये बात यहाँ पर है, और यही व्यवस्था मौर्य काल में भी थी जो गुप्त काल में चल रही थी। तो आइए अब जो है प्रांतीय शासन को भी देख लिया जाए, क्योंकि हम लोगों ने केंद्रीय शासन को तो देख ही लिया है। तो प्रांतीय शासन व्यवस्था जो है वो भी बहुत ही सुव्यवस्थित थी गुप्त काल में। तो देखिए, जो प्रांतों को बांटा है, मतलब जो प्रांतीय शासन था, उसमें सबसे पहली इकाई देश होती थी। और ये देश का जो प्रशासक होता था, मानी बात है, कोई ना कोई इस देश की व्यवस्था को जो इकाई बांटी गई है, यानी जो प्रांतीय शासन है उसको देश में बांटा गया है। तो जो सबसे बड़ी इकाई प्रांतीय शासन की देश है, तो उस पर कोई ना कोई तो शासन करेगा, तो उसको गोप्ता कहते थे। तो गोप्ता के ज़रिए देश का जो है प्रशासन चलाया जाता था। और ये गुप्त साम्राज्य में देखेंगे तो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी, इसको देश या राष्ट्र कहते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि फिर देश को जो है वो अलग से भुक्ति में बांटा गया था। तो देखिए, देश को भुक्ति में बांटा गया था, बहुत सारी भुक्तियों का उल्लेख मिलता है, जैसे पुंडवर्धन भुक्ति है, तीर भुक्ति है। तो इसके शासक को उपरिक कहते थे। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि गोप्ता और उपरिक, जो गोप्ता है वो देश का प्रशासन देखता था, और जो उपरिक है वो भुक्ति का देखता था। फिर भुक्ति को जो है वो विषय में बांटा गया था, और इसका शासक जो है विषयपति कहलाता था। एक विषय परिषद भी होती थी जो विषयपति की सहायता करती थी। तो इसका मतलब सीधा सा पता चलता है कि विषय का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए सहायता देने के लिए एक विषय परिषद रखी गई थी। फिर देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए वीथी के बारे में आते हैं। फिर विषय को जो है फिर वीथी में बांट दिया गया था, और इसमें भी एक समिति रखी गई थी, जो कि भूस्वामियों एवं सैनिक कार्यों से जुड़े हुए लोगों को इस समिति में रखा गया था। तो फिर विषय को क्योंकि वीथी में बांटा गया था, अब हम स्थानीय शासन देखते हैं, क्योंकि गुप्तों के काल में स्थानीय शासन भी बहुत काफ़ी सुव्यवस्थित था। तो देखिए, गुप्त शासकों ने स्थानीय शासन व्यवस्था को भी काफ़ी सुसंगठित किया हुआ था। अब देखिए, इकाई आती है पेठ। यह वीथी से छोटी इकाई होती थी। वस्तुतः पेठ अनेक ग्रामों के समूह को कहा जाता है, यानी बहुत सारे गांव होते थे, उनका एक समूह बना लिया जाता था और उसी को पेठ कहा जाता था। फिर देखिए, अब जब जो सबसे छोटी इकाई होगी, मानी सी बात है कि ग्रामों के समूह को जब पेठ कहा जा रहा है, तो सबसे छोटी इकाई फिर प्रशासनिक ग्राम हो जाएगी। और गांव का जो भी ग्रामिक होगा, ये जो महत्तर है, इसी के अधीन ये शासन गांव का चलता था। और ग्राम शासन को, यानी ग्रामीण जो शासन व्यवस्था थी, उसमें काफ़ी स्वायत्ता जो है वो ग्रामिक को या महत्तर को मिली हुई थी। तो देखिए, फिर हम आगे चलते, ये तो हमने डिवीज़न देख लिया। अब हम आते हैं नगर शासन के ऊपर। तो देखिए, प्रमुख नगरों का शासन जो है नगर पालिकाओं के द्वारा, यानी जो नगर पालिकाएँ होती थी वो प्रमुख नगरों का शासन चलाती थी। नगर के प्रधान अधिकारी को क्या कहते थे? पुरपाल कहते थे। ये पुरपाल कहते थे। और अगर हम दिल्ली सल्तनत में आते हैं तो कोतवाल की व्यवस्था दिखाई पड़ती है हमको नगरों के शासन के लिए। तो पुरपाल की सहायता के लिए एक समिति होती थी, यहाँ भी एक समिति रखी गई थी। अब देखिए, न्याय प्रशासन पे आते हैं हम। ये तो हमने देख लिया कि इस तरीके से डिवीज़न था शासन का। अब जो न्याय प्रशासन है उसमें देखिए कि गुप्तकालीन लेखों में न्याय विभाग का उल्लेख नहीं मिलता है इस समय, लेकिन न्याय व्यवस्था बहुत व्यवस्थित हो चली थी, क्योंकि इसमें जो दीवानी कानून है और जो फौजदारी कानून है उसमें स्पष्ट जो है डिवीज़न कर दिया गया था। कानूनों की व्याख्या एकदम स्पष्ट कर दी गई थी, किसी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं था। और जो अंतिम अपील होती थी, मानी बात है कि वो सम्राट के न्यायालय में ही होगी। तो न्याय व्यवस्था को काफ़ी जो है वो उदार बना दिया गया था, क्योंकि गुप्त काल में बहुत कठोर दंड की व्यवस्था नहीं थी, अधिकतर जुर्माना ही लगाया जाता था। अगर कभी कभी बहुत ज़्यादा जो देशद्रोह किया जाए तो दायां हाथ काट लिया जाता था, लेकिन दंड व्यवस्था बहुत कठोर नहीं थी। तो गुप्त शासकों ने बहुत मानवीयता दिखाई थी न्याय प्रशासन में। पूग और कुल के बारे में देखिए। अब गुप्त काल में व्यापारियों तथा व्यवसायियों की श्रेणियों के अपने अपने न्यायालय होते थे। इसका फ़ायदा ये होता था कि जब व्यापारी और व्यवसायी जब अपने ही लोगों का न्याय कर लेंगे, क्योंकि उनके मामलात को वही बेहतर अंदाज से समझ सकते हैं, तो फिर राज्य को जो है उनका बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं होती थी। वहाँ से न्याय व्यवस्था जो है एक तरह से कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइज हो गई थी, यानी केंद्र की सरकार को बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी व्यापारियों या व्यवसायों से संबंधित जो मुकदमे होते थे उसको उठाने की आवश्यकता नहीं होती थी। वो व्यापारियों और व्यवसायियों के द्वारा ही अपनी समस्याओं का हल कर लिया जाता था। अब देखिए, तो ये अपने ही सदस्यों को समाधान कर लेती थी। स्मृति ग्रंथों में पूग और कुल के बारे में
नामक संस्थाओं का उल्लेख मिलता है इस काल की जो स्मृतियां हैं। पूग जो है ये नगरों में रहने वाली विभिन्न जातियों की समिति होती थी। यानी पूग क्या थी? एक समिति थी जो कि नगर में रहने वाले विभिन्न जातियों की समिति होती थी, जबकि कुल जो थी वो समान परिवार के सदस्यों की समिति होती थी। यानी समान परिवार के सदस्यों की समिति जो है वो कुल कहलाती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो मतलब पूग और कुल की जो व्यवस्था होती है, ये भी अगर हम देखें तो ये लोग भी अपने सदस्यों का आपस में ही जो विवाद होता था उसका ये लोग समाधान कर लेते थे। तो नगरों में के अंदर जो है वो पूग के द्वारा और कुल के द्वारा भी न्याय व्यवस्था का काफ़ी कुछ समाधान कर लिया जाता था। उधर व्यापारियों और व्यवसायियों के द्वारा भी कर लिया जाता था। तो केंद्र सरकार को बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती थी, जो मुकदमे होते थे उसका समाधान कर लिया जाता था। अब देखिए भूमि और राजस्व के बारे में देखते हैं कि उसको देखना भी ज़रूरी है। तो देखिए गुप्त काल में देखेंगे तो मानी सी बात है कि एक निजी भूमि भी होगी, एक राजकीय भूमि भी होगी, और एक भूमि वो होती थी जो कि ब्राह्मणों या विद्वान लोगों को दी जाती थी दान में, जिसको कि अग्रहार भूमि कहा जाता था। खास करके गुप्त काल में मध्य प्रदेश के इलाके में बहुत बड़े स्तर पर अग्रहार भूमि जो है दान में दी गई थी। जो भूमि दान में दी जाती थी अग्रहार में, उसको अगर कोई अनुचित कार्य किया जा रहा है उस भूमि में, तो फिर सम्राट जो अग्रहार भूमि जो दान में दी गई थी उसको वापस भी ले सकता था। और जो भी भूमि दी जाती थी, आप देखेंगे जो अग्रहार के रूप में दी जाती थी, तो उसमें जो धारक का पूर्ण स्वामित्व होता था वो धारक के नियंत्रण में होती थी। बस ये कि अगर अनुचित कार्य किया जा रहा है तो सम्राट नाराज़ होकर के उस दान में दी गई भूमि को वापस ले सकता था। तो ये बात समझिए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल लेवल पे सवाल पूछा जा सकता है। तो देखिए गुप्त काल में राजकीय भूमि, लोगों की अपनी निजी भूमि तथा अग्रहार के रूप में दी गई दान भूमि शामिल होती। तो ये एक प्रकार की दान भूमि होती थी जो विद्वान लोगों को अपना जो धार्मिक कार्य है या शैक्षिक कार्य है उसको पूरा करने के सहायता के रूप में दी जाती थी ये। और यह अग्रहार जो भूमि होती थी उसमें धारकों का पूर्ण स्वामित्व भी होता था ये, यानी पूरी तरह उनके नियंत्रण में होती थी। अगर अपवाद ना हो, अनुचित न कार्य न किए जाए तो इसको छीना नहीं जा सकता था। अब देखिए भूमि कर को संग्रह करने के लिए मानी बात है कि गुप्त काल में जो भूमि कर होता था वही आय का प्रधान स्रोत भी था। तो उसको कलेक्ट करने के लिए ध्रुवाधिकरण नामक एक अधिकारी होता था जो भूमि कर का संग्रह करता था। और मानी सी बात है कि जब भूमि से ही आय प्राप्त हो रही है सबसे ज़्यादा, तो उसके आलेखों अभिलेखों की सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है, उसमें रिकॉर्ड रखा जाता था। तो भूमि आलेखों को सुरक्षित करने के लिए महाअक्षपटलिक और कर्णिक ये दो अधिकारी जो है उत्तरदायी होते थे। अब सीधी सी बात है कि जब सामंती व्यवस्था है तो भूमि की जो है वैल्यू है, उसी से पूरा खर्च चल रहा है, टैक्स मिल रहा है। तो भूमि से संबंधित जो विवाद है उनके समाधान के लिए भी गुप्त शासकों ने कुछ न कुछ उपाय तो किया होगा। तो उसके लिए अलग से एक अधिकारी रखा गया था, उसको न्यायाधिकरण कहते थे। ये पदाधिकारी जो होते थे ये भूमि संबंधी जितने भी विवाद होते थे उनका समाधान करते थे। तो पता चलता है कि गुप्त शासक जो थे वो बहुत डीप उनकी सोच थी, क्योंकि वो अगर सब कुछ अपने ही नियंत्रण में रखते। अब इसको भी उन्होंने क्या कर दिया था, एक साथ से डिसेंट्रलाइज किया था कि एक प्रकार से उन्होंने देखा कि भूमि संबंधी विवाद होंगे क्योंकि भूमि से ही सब कुछ प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे में भूमि से जुड़े विवादों के समाधान के लिए ही उन्होंने अलग से एक न्याय व्यवस्था की प्रणाली, अलग से एक डिपार्टमेंट ही कर दिया जो इस तरह के फैसलों को बहुत तेज़ी के साथ संपन्न कर देता था। तो ये चीज़ दिखाई पड़ती है कि वो कितने जागरूक थे गुप्त शासक। अब देखिए आगे चलते हैं कि गुप्तकालीन अभिलेखों में भूमि कर को क्या कहा गया है। मानी बात है कुछ तो कहा जाएगा भूमि कर को, तो उद्रंग तथा भाग कर ये नाम आया है। भूमि कर जो है वो नगद के तौर पे भी दिया जा सकता था और अनाज के तौर पे भी दिया जा सकता है, जिसकी जैसी सुविधा हो वैसा भूमि कर अदा किया जाता था। और मानी बात है कितना लिया जाएगा, तो छठा भाग लिया जाएगा। तो भूमि कर को क्या कहते थे, तो उद्रंग और या भाग कर कहते थे। कितना लिया जाता था, छठा लिया जाता था। कौन संग्रह करता था, ध्रुवाधिकरण करता था। और भूमि के जो आलेख है उनका रिकॉर्ड कौन रखेगा, मानी सी बात है तो महाअक्षपटलिक और कर्णिक। तो पूरा एक सिस्टम जो है वो बना हुआ था। तो देखिए आगे चलते हैं। अब सीधी सी बात है कि भूमि कर से ही तो पूरी आय पूरा खर्च नहीं चल पाएगा। तो दूसरा जो स्रोत सबसे बड़ा था वो चुंगी थी। चुंगी जो है मानी सी बात है कि नगर होते थे तो नगरों में सामान बेचने के लिए व्यापारी आते होंगे, तो द्वार पे ही उनसे चुंगी ले ली जाती थी। तो इससे भी बहुत बड़ी आय होती थी गुप्त शासकों को। तो ये चुंगी नगर में आने वाले सामानों पर लिखती थी। और अलग से भी एक और व्यवस्था थी कि जो भी वस्तुओं की बिक्री होती थी उस पर भी कर लगाया जाता था, उसको शुल्क कहते थे। तो उसके लिए एक अधिकारी ही हो गया था, उसका नाम शौल्किक था। तो
तो ये शौल्किक अधिकारी हो जाता, वो क्या किसका कार्य क्या था, ये सीमा शुल्क विभाग जो है ये इसका अध्यक्ष होता था और ये बिक्री की गई वस्तुओं पर जो है वो शुल्क लगाने का काम करता था। तो ये शौल्किक अधिकारी को पूरा बिक्री से जुड़े हुए मामले, सीमा शुल्क से जुड़े हुए मामले ये सौंप दिए गए थे। तो देखिए आर्थिक व्यवस्था में यानी अर्थव्यवस्था में भी अलग अलग प्रकार का डिवीज़न दिखाई पड़ता है। हर क्षेत्र में डिसेंट्रलाइजेशन जो है, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया जो गुप्त शासकों ने की थी आसानी के लिए, कहीं दिक्कत ना हो। ऐसा अनुमान है कि यह व्यापारियों और सौदागरों के माल पर कर लगाने तथा उसे वसूल करने का अधिकार रखता था। जो ये शौल्किक होता था वो व्यापारियों और सौदागरों के माल पर कर लगाने, उनके मानी बात है बिक्री हो रही तो माल पर कर लगाने तथा उसे वसूल करने का अधिकार रखता था। राज्य की आय का एक अन्य स्रोत भूमि रत्न है। अब मानी बात है कि कीमती पत्थर भी होते हैं, ज़मीन से निकलते हैं, और खान है, मान लीजिए खान की खुदाई हो रही है और ये नमक का उत्पादन हो रहा है, तो इन तीनों पर, भूमि रत्न पर, खान की खुदाई पर और नमक के उत्पादन पर राज्य का पूरा नियंत्रण था। ये लोगों के नियंत्रण में चीज़ नहीं थी। तो ये चीज़ समझने की है। अब फिर देखिए दीनार के बारे में चलते हैं। यह सोने का सिक्का होता था। गुप्त शासकों ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। हालांकि शुद्धता उतनी नहीं थी, क्योंकि शुद्धता के मामले में सबसे अच्छी स्वर्ण मुद्राएं जो है कुषाण शासकों ने जारी की थी। लेकिन अगर हम संख्या की बात करें तो गुप्त शासकों ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, और स्वर्ण मुद्राओं को दीनार कहते थे। ये दीनार कहते थे, और ये इनके आकार प्रकार अलग अलग दिखाई पड़ते हैं दीनार के, और दीनार के ऊपर राजाओं के चित्र भी मिलते हैं। ठीक है, तो इन स्वर्ण मुद्राओं पर गुप्त राजाओं के चित्र भी मिलते हैं। अब जब गुजरात विजय किया था गुप्त शासकों ने, यानी गुजरात की जब विजय हुई थी, तो क्योंकि पश्चिमी भारत में उस तरफ जो है चांदी के सिक्के चला करते थे, तो गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में चांदी के भी सिक्के जारी किए ताकि स्थानीय वहाँ की ज़रूरतें पूरी हो सके। ये उसी क्षेत्र में सिक्के चलते थे। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो गुप्त शासकों ने तांबे के सिक्के भी जारी किए थे, लेकिन बहुत कम संख्या में जारी किए थे। तो सबसे पहली चीज़ दिखाई पड़ती है कि स्वर्ण मुद्रा यानी दीनार जो है ये महत्वपूर्ण लेन देन, इसके लिए जो है वो दीनार का उपयोग किया जाता होगा, या विदेशी व्यापार के लिए मानी सी बात है किया जाता होगा। और फिर जो गुजरात के इलाके में जब विजय की तो चांदी के सिक्के भी चलाए, और ख़ास करके पश्चिमी क्षत्रपों के यहाँ ये चांदी के सिक्के खूब चलते थे, इसलिए गुप्त शासकों ने भी चलाए, और तांबे के सिक्के भी इनके मिलते हैं, हालांकि उनकी संख्या कम है। अगर हम विदेशी व्यापार की बात करें तो इस समय देखिए कि रोम के लोगों ने चीन के लोगों से जो है वो रेशम बनाने की कला सीख लिया था, जिसके वजह से भारत का जो मतलब व्यापार था मतलब रोम से वो थोड़ा घट गया था, क्योंकि जब वो लोग सीख गए थे तो फिर उसका भारत के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ा। इसलिए बुनकरों की जो रेशम के बुनकर होते थे वो फिर अपना इलाका छोड़ करके मंदसौर में, यानी लाट इलाके को छोड़ करके मंदसौर में आ गए थे। तो गुप्त काल में दूर के व्यापार में यानी विदेशी व्यापार में कमी दिखाई पड़ती है। 550 ईस्वी तक भारत पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ थोड़ा बहुत व्यापार करता था, लेकिन इसके बाद रोम के लोगों ने चीनियों से रेशम पैदा करने की कला सीख ली थी, जिसके कारण निर्यात पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ गया। क्योंकि मानी सी बात है अब वो लोग खुद ही रेशम उगा लेते थे, तो भारत से फिर निर्यात की उतनी आवश्यकता नहीं होती थी, तो विदेशी व्यापार पर असर पड़ गया। इसका परिणाम यह हुआ कि रेशम बुनकरों की एक श्रेणी पश्चिमी भारत के अपने मूल निवास स्थान लाट देश को छोड़ करके मंदसौर में चली आई, क्योंकि अब वहाँ तो आजीविका मिल नहीं रही है। तो फिर उस इलाके को बुनकरों ने छोड़ दिया। तो ये पता चलता है कि जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसके पीछे कारण ये भी था, केंद्रीकरण जो कमज़ोर था, क्योंकि अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत नहीं थी, तो भूमि कर से ही चलानी थी व्यवस्था। और जब भूमि कर से चलती है तो उसमें बहुत मजबूती देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि फिर सैन्य व्यवस्था को उतना विस्तार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सैनिकों को तो नगद वेतन किसी न किसी रूप में देना ही पड़ेगा। तो जब साम्राज्य मतलब सामंतवादी व्यवस्था थी तो क्षेत्र का मानी बात है डिवीज़न कर दिया गया, अलग अलग सामंतों को इलाका दे दिया गया, वो अपना भरण पोषण करते थे। एक उनको बता दिया गया कि भाई आपको इतनी सेना रखनी है और ज़रूरत पड़ने पर सेना देना है। तो ये व्यवस्था गुप्त काल में जो है वो दिखाई पड़ती है। तो ये मैंने आपके सामने गुप्तकालीन प्रशासन को रखा है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब हम किसी वीडियो को देखते हैं तो उसमें क्या है कि बहुत सारी बातें, फिर हमारा ब्रेन जो है एक्टिव होता है। अब आप जब किताब देखेंगे तो फिर बहुत सारी बातें जो है समझ में आएगी। और इंसान को इतिहास पढ़ते वक्त अपनी भी क्रिएशन, अपनी क्रिएटिविटी को भी रखना चाहिए, कल्पना करनी चाहिए, सोचना चाहिए उस समय क्या व्यवस्था रही होगी। तो उससे इतिहास की एक अच्छी समझ विकसित होती है। सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, अपना भी विश्लेषण करना चाहिए। तो यहीं पर मुझे अनुमति दें, फिर इसी तरीके से किसी टॉपिक को लेकर के एक कंप्लीट जो है कराया जाएगा, तो इससे आसानी पैदा हो जाएगी। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।